अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। मैं हूँ गजल आवान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हैप्पी मंडे जी। मैं हूँ हसनैन लियाकत। वैसे हैप्पी तो है नहीं पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया के हाथों शिकस्त हुई है। इस हवाले से हम आगे जाके डिटेल में सेगमेंट करेंगे, लेकिन अभी मेरा दिल ये करता है कि थोड़ा सा पड़ोसियों को कुछ उनकी औकात याद दिलाई जाए, क्योंकि ये वही पड़ोसी हैं जो कि आज से चंद साल पहले या फिर आप ये कह लें 15-20 साल पहले रेगुलर तवातर से पाकिस्तान टीम से हारा करते थे। अगर वसीम अकरम, वक़ार यूनुस के दौर की बात की जाए, जब 2003 में वो रिटायर हुए, या फिर इंज़माम उल हक जब 2007 में उन्होंने क्रिकेट छोड़ी, उससे पहले तक यही भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने भीगी बिल्ली बनती थी। अब ये जीतना क्या स्टार्ट होगी कि इसके एटीट्यूड खत्म नहीं होता। और हाथ अभी तक नहीं मिलाया। एग्जैक्टली। और कल जो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ये क्यों नहीं मिलाया? ये इस वजह से नहीं मिलाया कि जो हमारी पाक फौज ने, हमारी पाक फिजाइये ने स्कोर सेट किया था 6-0 का, वो खटकता है दिले यज़दा में कांटे की तरह। गम इतना गहरा है कि एक पाकिस्तान से जीत भी उसको कम नहीं कर सकी। पाकिस्तानी खिलाड़ी पवेलियन की तरफ गए, लेकिन वहां पे डग आउट बंद करके भारतीय खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गए। टॉस के ऊपर मुसाफा नहीं किया, फिर पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया और सलमान अली आगा ने प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया और वो वहां पे बात करने नहीं गए। लेकिन गजल पॉइंट इज दैट कि गम बहुत गहरा है। जो ठुकाई की है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उसको एक मैच भर नहीं सकता। वो इतने गहरे गम हैं कि वो इंडिया भूल नहीं सकता। अच्छा, कल मैं एक इंडियन चैनल देख रही थी, तो उस पे उनके एनालिस्ट बैठे हुए थे, एंकर्स बैठे हुए थे, और वो इतनी ढिठाई से कह रहे थे हमें तो दया आ रही है कि कैसे पाकिस्तान के साथ हमने ये मैच खेल रहे हैं, हमें तो खेलना ही चाहिए, हम किस तरह की कौम बन गए हैं, मतलब इस तरह का। लेकिन जो आप लोगों ने हाथ नहीं मिलाया ना, इस तरह के कवानीन की इजाजत तो मैं आपको बताऊं, मैंने कल सीन्स देखे हैं, शायकीन एक दूसरे को जफ्फियां लगा रहे हैं, पप्पियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपके मीडिया है ना, उसने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाथ नहीं मिलाया। और ये लोग देखिए, इनकी शक्लें देखिए, ये वही 10-15 साल पुरानी इंडियन टीम है जिनको रोज हम हराया करते थे। आज भी ओडीआई क्रिकेट आप देखेंगे ना, ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान का पलड़ा इनसे भारी है। वो इस वजह से कि हम इनको शारजा में वो चेतन शर्मा को जो छक्का लगाया था जावेद मियादाद ने, इस तरह के रोज छक्के लगते थे, रोज ही हारते थे। आपको याद होगा, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, जो लास्ट एशियन कप हुआ था उसमें भी तो ये एक बार हार कर तो दूसरी बार टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अभी तो इनके साथ हमारा एक और मुकाबला है, तो हार जीत होती रहती है, ये गेम का हिस्सा होता है। लेकिन इट डजंट मीन कि आप इस तरह से अनप्रोफेशनल बिहेव करें, हाथ ना मिलाकर। खैर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह की कवानीन की इजाजत ना आईसीसी देता है, ना एशियन छोटे देता बर्तन है। में ज्यादा चीज आ जाए ना, वो गिर जाती है ना। ये छोटा बर्तन है, ये अपने आप को कहने को सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन ये छोटा बर्तन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। खैर, ये तो आपका जो भी चीज थी दुनिया ने देखी है। अब थोड़ी सी साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं कि जैसे ही इस टूर्नामेंट में जिस तरह से ज़ाहिरा खैरा दिया, हम इस हार को तस्लीम भी कर रहे हैं। भारत के हाथों पाकिस्तान की 7 विकेटों से शिकस्त हुई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो आपके साथ डिस्कस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी इंटरेस्टिंग तबसरे भी किए जा रहे हैं, जिनमें ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि जो अभी हाल ही में हमने शिकस्त दी है इंडिया को मई में, वो देखने वाली थी। असल शिकस्त तो वो थी जो हमने दी रिवायती हरीफ को, और जिस तरह से दी वो सारी दुनिया ने देखी। सोशल मीडिया पर इस तरह के ये हम तबसरे देख रहे हैं, और बहुत से सारिफ ने एक्स पर ये पोस्ट लिखा और कहा कि मैच जीते या हारे, जंग तो हम ही जीते थे। और एक और सारिफ ने ये भी लिखा कि आप लोगों को एक बार फिर से ये बता दूं कि असल जंग वही थी जो हमने जीती है। तो ये मैच तो बस चले ठीक है, खेल था, और खेल में हार जीत लगी रहती है, जिसको हमने तस्लीम कर लिया। बिल्कुल ऐसी है। और इस मैच के ऊपर तो हम तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान ने क्या कुछ गलतियां की हैं, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट थे जो पाकिस्तान ठीक कर सकता था, और पाकिस्तान को ये गलती अगले मैच में नहीं दोहरानी चाहिए। और कल कहीं भी इंडिया हमें कोई उतनी बड़ी टीम या स्ट्रॉन्ग टीम नजर नहीं आएगी जिसको हम फतह नहीं कर सकते। हमारे साहिबजादा फरहान ने उनको छक्के भी लगाए, हमने कुलदीप यादव को भी छक्के लगाए। देयर वाज वन थिंग जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जहां पे हमने गलती की है। खवातीन वज़ात, फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको मामूल की खबरें देते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। सैलाब से सूरत हाल संगीन होने के बायस मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे में ब्रीचिंग का खदशा है। PDMA, पंजाब, NHA और मुतल्लिका इंतजामिया मोटरवे के बचाव के लिए इकदाम कर रही है। मोटरवे को बड़े कटाव से बचाने के लिए सैंड बैग और पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और आइंदा 24 घंटों में जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में वाज़ेह कमी की जाएगी। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में तेज़ी से कमी हो रही है, और पंजंद के मकाम पर पानी का बहाव कम होकर 3,92,000 हो गया, और गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी का बहाव
6,27,000 क्यूसिक है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजार रही है। NHA हुक्काम की दरख्वास्त पर ट्रैफिक के लिए जो डाइवर्जन है उसको लगा दिया गया। ट्रैफिक नॉर्थ बाउंड पर औध शरीफ, जांगर और जलालपुर इंटरचेंज से मोड़ी जा रही है, जबकि साउथ बाउंड की बात की जाए तो वहाँ पे ट्रैफिक शाह शम्स, शेर शाह और शुजाबाद साउथ से मुतबादल रास्तों पर मुंतकिल की जा रही है। अच्छा, ये ट्रैफिक प्लान था जो आपके साथ हसनैन ने शेयर किया है। ज़ाहिर है अभी जो सूरत हाल है वो सैलाब की वो थमी नहीं है, कहीं पर पानी का बहाव ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर सूरत हाल किसी हद तक कंट्रोल है, कहीं पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। लेकिन ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, जिससे लोग भी मुतासर हो रहे हैं। ज़ाहिर है तो ये एक ट्रैफिक प्लान भी था जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था कि आप मुतबादल रास्तों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे जो पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताते हैं रोबोट से रिलेटेड, क्योंकि अब इंसानों पर हुक्मरानी करने जा रहे हैं, या फिर शायद शुरू भी कर लिया आप ये कहें, क्योंकि दुनिया के कई शोबों में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल हो रहा है, मगर पहली बार रोबोट हुक्मरानी भी करेंगे। ये कोई मजाक नहीं करी मैं, बल्कि ये हकीकत है, क्योंकि यूरोपीय मुल्क अल्बानिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर लिया है और मुतारिफ भी करवा दिया है। और अल्बानवी वज़ीर आज़म एडी रामा ने खुद AI वज़ीर के तकर्रुर का ऐलान किया। उन्होंने खुद बताया कि ये AI है। और अल्बानिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को बदउनवानी से पाक करने के लिए AI से तैयार करदा दुनिया के पहले वज़ीर का तकर्रुर किया गया है, और ये वज़ीर अवामी टेंडर्स की निगरानी करेगा। रवा माह मई में इलेक्शन में बड़ी कामयाबी के बाद वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने वाले एडी रामा ने गुज़श्ता रोज़ अपनी हुकूमत के नए वज़ीर का तारुफ काबीना मीटिंग्स में दूसरे साथी वुज़रा से भी करा दिया, जबकि वो जल्द ही अपनी नई काबीना को कानून साजों के सामने पेश करने वाले हैं। और इस रोबोटिक वज़ीर का अल्बानवी ज़बान में नाम रखा गया है डायला नाम रखा गया, जिसका मतलब होता है सूरज। और वज़ीर आज़म इसके ज़रिए मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। और हकीकत में ऐसा होने से कई दहाई पहले भी आप ये कहें कि बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड में ऐसी फिल्में भी बन चुकी हैं जिसमें रोबोट जानवरों और दीगर गैर इंसानी नासिर को दुनिया पर हुक्मरानी करते देखा गया। और अब देखें कि कैसे ये इम्प्लीमेंट भी होगा। बिल्कुल ऐसे, डेट विल बी अ बिग माइलस्टोन। और अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया गया और इसके लूप होल्स ना हुए, क्योंकि देखिए है तो कहने को वो रोबोट, और उसको कहीं ना कहीं से AI टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान ही कंट्रोल करते हैं, उसमें अगर लूप होल्स ना हुए और इंसानों ने उसको उस तरह से कंट्रोल ना कर पाए तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा संग-मील साबित होगा। और उसके बाद आप ये सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि आप इसको एशिया में या फिर अमेरिका में और दूसरे बरे-आज़मों में भी फैलता हुआ देखेंगे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ख़वातीन के लिए मेरे पास बहुत ही ऐसी खबर है जो उनको कैंसर से बचा सकती है। नेल पॉलिश, अगर मैं कहूँ तो गजल ने अभी भी लगाई हुई है, ऐसे ही है ना? आपने तो बिल्कुल मैचिंग की हुई है, जिस तरह के आपके कपड़े हैं उसी तरह की आपकी नेल पॉलिश है। नेल पॉलिश को ख़वातीन कहीं खूबसूरती बढ़ाने का जरिया तो कहती हैं, लेकिन अपने हाथ के लिए ये लाजिम मुलजुम भी समझती हैं। लेकिन क्या गजल आपको भी और तमाम तर ख़वातीन को ये इल्म है कि आप ये जो नेल पॉलिश लगाती हैं ये कैंसर का सबब भी बन सकती है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं आज बताता हूँ। ये तो आप मुझे हैरान कर रहे हैं और मैं जल्दी रिमूव कर लूंगी अब जाते बिल्कुल। माहिरीन के मुताबिक जो टॉलविन नेल पॉलिश की तैयारी का एक अहम जुज़्व है जिसके जरिए नेल पॉलिश की चमक को बढ़ाया जाता है, लेकिन यही जुज़्व सर दर्द और चक्कर का सबब भी बनता है। और नेल पॉलिश की तैयारी में शामिल होने वाला एक केमिकल ट्राइफेनाइल फास्फेट है, जबकि माहिरीन का मानना है कि ये केमिकल जिसमें हार्मोन्स हत्ता के तौलीदी निज़ाम में भी ये तब्दीली का सबब बन सकता है। नेल पॉलिश में शामिल जो फॉर्मल्डिहाइड्रेट है इससे एलर्जी के मसाइल बढ़ते हैं, हत्ता कि यही जो फॉर्मल्डिहाइड्रेट है ये आपको कैंसर की तरफ भी धकेलता है। और नेल पॉलिश में शामिल केमिकल ज़ाइलिन ख़वातीन में चक्कर और सर दर्द का सबब भी बन सकता है, हत्ता कि जल्दी जो अगर और आपको बताया जाए तो जल्दी और आंखों के मसाइल का भी इसमें मसाइल होते हैं। और नेल पॉलिश खरीदते वक्त लेबल पर लगे अज्जा को ज़रूर पढ़ें और ऐसी नेल पॉलिश का इंतखाब करें जो नुकसानदेह केमिकल से पाक और तेज़ खुशबू से पाक हों, जो महफूज और माहौल दोस्त अज्जा से तैयार की गई। और एक बार नेल पॉलिश के लगाने के बाद हटाने में जल्दी ना करें, वक्फा लेकर नेल पॉलिश हटाएं ताकि नाखूनों की सेहत मुतासिर ना हो, नाखूनों को भी आराम मिल सके। अगर आप बाकायदा अगर आप हाथ में बाकायदगी से नहीं धोएंगे नेल पॉलिश तो आपके जो हाथों की सेहत है या फिर नेल्स की सेहत है उस पर भी असर पड़ेगा। ये काफ़ी हैरान कुन बात है और ख़बर आपने दे दी है, और मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब लगाती हूँ डेली बेसिस पे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत। अब आपने उसके इंग्रेडिएंट्स देखने लगाना जरूर है, इंग्रेडिएंट्स देखने ये आपने बता दिया, लेकिन जो आपने कहा ना कैंसर वाली बात वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो थोड़ा अवॉइड करूंगी। जिस तरह ज़ाहिर है ये रिसर्च है, हम खुद से तो नहीं कोई भी बात करते, तो इस हवाले से अब हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, क्योंकि चक्कर आना, सर दर्द होना,
डिहाइड्रेशन होना, स्किन खराब होना, ये तमाम तर मसाइल हो सकते हैं नेल पॉलिश लगाने से। खैर आगे बढ़ते हैं अब, तो मैं क्योंकि वहीं पे फंस गई हूँ नेल पॉलिश वाली बात में। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं चीन, जहाँ पर चीन के सूबा जीजांग है, उनमें मुहक्किकीन ने एक ऐसी इनकलाबी चिपकने वाला मादा तैयार कर लिया है जो कि क्या करता है, बड़ा ही कारनामा करता है। टूटी हड्डियों को सिर्फ 3 मिनट में जोड़ने की सलाहियत रखता है। टूटी हुई हड्डियां, अच्छा, उनको ये जोड़ देता है। मेरा तो पाउंड ट्विस्ट हुआ था, अभी तक ठीक नहीं हुआ। 2 हफ्ते हो गए। अच्छा, उन्होंने क्या किया ये भी सुनते हैं जी। उन्होंने ये बोन 02 इसको कहा जाता है और रिवायती आप ये कहें कि पेचों और स्टील प्लेट्स के मुकाबले में ज़्यादा तेज़, महफूज और कम तकलीफ दे इलाज है ये। और इसके साथ साथ तहकीकाती टीम ने बताया है कि उन्हें ये तस्वर उस वक्त आया जब उन्होंने ये देखा कि ऑस्ट्रिच की तरह किस तरह पानी के अंदर पुलों के साथ मजबूती से चिपके रहते हैं। इसी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक ऐसा आप ये कहें कि गोंद जो होता है जिसे हम बोन ग्लू कहते हैं वो तैयार कर लिया, जो खून से भरे माहौल में भी हड्डियों को मजबूती से जोड़ देता है। जहां आम चिपकने वाले मादे नाकाम हो जाते हैं, इस मादे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हड्डी के साथ साथ वक्त के साथ खुद भी तहलील हो जाता है, यानी मरीजों को इजाफी सर्जरी या फिर धात से पेश निकालने की जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि इसमें इस तरह की फैसिलिटीज रखी गई हैं या बनाई गई हैं। इससे इन्फेक्शन और पेचीदगियों के खतरात भी नुमाया तौर पर कम हो जाते हैं। अब तक ये चिपकने वाला मादा 150 से ज्यादा मरीजों पर आजमाया जा चुका है और नताइज नहायत हौसला अफजा रहे हैं। और कई केसेस में जहां आम तौर पर पेचीदा सर्जरी के लिए कई घंटे लगते हैं, वहीं ये अमल सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसी है। और इससे मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह की ये खबर गजल ने आपको बताई है ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये बड़ी तेज़ी से आपको पूरी दुनिया में फैलती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम अभी तक उन्हीं रवायती तरीकों पे हैं कि अभी तक तो हम वो पहलवान के पास जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके हमने पहले अपनी मालिश करवा ली, पहले अपनी हड्डी का एक्सरा करवाने से पहले भी हम वहाँ पे जाते हैं। फिर अभी उन्होंने कहा ये नई एक डेवलपमेंट हुई है, जब उनके पास भी जाएं वो कहते हैं ज़रा एक्सरे लेके आए, उसके बाद हम देखेंगे कि अंदर के क्या हालात है। लेकिन इससे पहले तो आज से 10-15 साल पहले तो गिट्टी अगर आपके ऊपर होती थी उसको भी वो जो है रिवायती तरीके से एग्जैक्टली। सो अल्लाह करे कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान आ जाए। खबरतीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं जनूबी अफ्रीका की खबर। चीन से मैं आपको जनूबी अफ्रीका ले जाता हूँ, जहाँ पे एक आला अदालत ने तारीखी फैसला दिया है और अब शोहर अपनी बीवी का खानदानी नाम बाज़ाब्ता तौर पर अपना सकते हैं। अच्छा। पहले कानून के तहत सिर्फ खवातीन को शादी के बाद अपना नाम तब्दील करने की इजाज़त थी। अदालत ने कहा कि ये निज़ाम जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक है और आइन की दफात, बराबरी और वकार के मनाफी है। अब अदालत के अबूरी हुक्म के तहत शोहर अपनी बीवी का नाम इस्तेमाल कर सकता है और अगर चाहे तो बाद में अपना नाम वापस भी तब्दील कर सकता है। पार्लियामेंट को हिदायत की गई है कि आइंदा 24 माह में कानून में बाकायदा तरमीम करे ताकि ये हक मुस्तकिल तौर पर शामिल किया जा सके। जो मर्द अपनी बीवी का खानदानी नाम लेना चाहे वो अब महकमा होम अफेयर्स में दरख्वास्त देकर अपने शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात में तब्दीली करवा सकते हैं। डेट इज अ बिग न्यूज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली, क्योंकि अब ये है कि आप जो भी आपके पास बड़ा ओहदा है बीवी के पास है तो वो आप अपने साथ भी लगा सकते हैं। और ये जो इक्वालिटी बेस्ड मतलब कि बीवी अगर चौधरी है और तुसी चौधरी नहीं हो तो ला सकते हैं। हाँ, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि ये उन्होंने वो जो होता है ना उसको ख़त्म कर दिया और उसकी वजह भी बता दी है। ये तो आज की हमारी सोशल स्टोरीज उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी थी। कुछ धोया भी हमने पड़ोसियों को। आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे हालिया जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान, इजराइल और कत्ल को लेकर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का वो वीडियो पैगाम ज़ेर बहस है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और उसामा बिन लादेन का हवाला दिया और अभी इस पर बहस जारी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में भी पाकिस्तान और इजराइल के मंदोबीन इस मामले पर आमने सामने नज़र आए। कतर में होने वाले इजरायली हमले के तनाजुर में बुलाए जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी और इजरायली मंदूब आमने सामने थे। पाकिस्तान के नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने खिताब के दौरान कहा कि इजराइल ने पाकिस्तान के बारे में हक़ाइक़ से मनाफी रिमार्क्स दिए जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और अपने गैर कानूनी इक़दामात का जवाब पेश करना था। इजराइल के नुमाइंदे ने अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान से हमारे साथी बयान देना चाहते थे
तो वो इजलास के शुरू में ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं आपके अल्फाज का ही हवाला देना चाहता हूँ। शायद आपको मेरी तकरीर के अल्फाज बुरे लगे हों, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी तकरीर हकाइक पर मबनी थी। इसी मामले पर आज हम बात एग्जैक्टली ये तमाम तर मामलात हैं। इसराइल क्या कर रहा है, अब हमें किस तरह से सोचना चाहिए। हुमा बकाई साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैडम। सबसे पहले तो ये बताएं, हसनैन ने अपने इब्तिदा में बात भी कर ली है, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। मैं देख रही थी 3 दिन में 6 ममालिक पर जिस तरह से इसराइल हमले कर रहा है, आप कैसे देख रही हैं? अब तो शायद हमें सोचना होगा, तमाम रेड लाइन्स भी क्रॉस कर चुका है इसराइल। बाकी ममालिक भी क्या सोच रहे होंगे कि अब हम सब इनसिक्योर हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इजराइल हैज पंच्ड अबव इट्स वेट। आपने वजह कहा कि दोहा पे हमला छठा हमला था, लेकिन दोहा के हमले के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अमूमी तौर पर और खुसूसी तौर पर अरब वर्ल्ड में बहुत अनरेस्ट है। और अब ये बात हो रही है कि शायद किसी काइनेटिक रिस्पॉन्स की भी जरूरत है, और ये पॉसिबल नहीं है कि इस सूरत हाल को इसी तौर चलने दिया जाए। इजराइल की हठधर्मी तकरीबन अब दुनिया के लिए दर्दसरी बन गई है। आपने देखा कि पहली दफा अमेरिका की तरफ से भी मुज़म्मती बयान आया है, और यूनाइटेड नेशंस में वो उन्होंने वीटो नहीं किया, बल्कि उन्होंने इजराइल का नाम लिए बगैर अपना वेट इस एट्रोसिटी के पीछे जरूर डाला है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान ने इसको इंतहाई तदब्बुर के साथ हैंडल किया। बगैर किसी वजह के पाकिस्तान को इस इक्वेशन में घसीटने की कोशिश की गई, और अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की इजराइल ने। ये हकीकत पे मबनी नहीं है। हकीकत पे मबनी ये बात है कि पाकिस्तान टेररिज्म में फ्रंट लाइन स्टेट है। पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम वर्ल्ड का मुल्क है जिसने अपने वसाइल से टेररिज्म को डिफीट किया है, और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेके हर कोई इस बात को मानता है कि बावजूद इंतहाई मुश्किल सिचुएशन के पाकिस्तान कंटिन्यूज टू फाइट टेररिज्म। आपको पता है अभी जो अफगानिस्तान में सूरत हाल हुई है जी, जहाँ पर हमने अफगानिस्तान से भी ये कहा है कि वो फैसला करे कि वो टेररिज्म करने वालों के साथ है या वो अपने नेबर्स के साथ और अपने खित्तों में रहना चाहता है। तो मेरे ख्याल है ओवरऑल पाकिस्तान हैज हैंडल्ड द सिचुएशन रियली वेल। ठीक हो गया। अच्छा हुमा साहिबा, अगर आप सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात कर लीजिए तो अभी रिसेंटली एक आर्म डील्स भी हुई थी, उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा लोग अब शोर कर रहे हैं, और इस हवाले से बातें भी हो रही हैं कि आर्म डील्स तो इसी वजह से वो करते हैं, स्पेशली अमेरिका के साथ, कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी का ज़ामन भी होता है। अब अमेरिका का क्या रोल है मिडिल ईस्ट के हवाले से, स्पेशली सऊदीया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से? देखिए, ये जो हमला हुआ इजराइल की तरफ से, पर मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा सवाल उठा है वो अमेरिकन गारंटीज पर उठा है। क्योंकि ये ममालिक जो हैं ये अपनी सिक्योरिटी अमेरिका को देते हैं और उसके बदले में अमेरिका को बेसेस प्रोवाइड करते हैं। दोहा में जो बेस है वो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, और इंटरेस्टिंगली इस पर ईरान ने भी हमला किया, जो कि अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ मुखासमत में है, और इजराइल ने भी हमला किया, जिसको दोहा रिकग्नाइज करता है और वो अमेरिकन अलाय है। तो ये जो फोक क्रिएट की गई है सिचुएशन में, जो अरब वर्ल्ड में अब ये सोच है कि अगर आज ये दोहा के साथ हो सकता है तो कल किसके साथ होगा, कौन सा कैपिटल फिर दोबारा टारगेट किया जाएगा। और इस सोच के पीछे छुपना कि जी वहाँ हमास मौजूद थी, तो जी आपको तो पता था, आप निगोशिएशंस हो रही थी, आपका जो अपना रिप्रेजेंटेटिव था इजराइल का वो भी वहाँ मौजूद था, और आपने ये जवाब दिया अमेरिकन सदर को कि जी हमने अपॉर्चुनिटी देखी तो हमला कर दिया, और अमेरिका को भी बाद में बताया या ऑपरेशन के ड्यूरिंग बताया।
तो तकरीबन जो मैसेज दुनिया को गया वो ये कि अब इजराइल उस इक्वेशन में दाखिल हो गया है जहां वो अमेरिका से पूछ नहीं रहा, अमेरिका को बता रहा है। तो जो अमेरिका का ग्लोबल लीडरशिप का स्टेटस है, यूनिलैटरल वर्ल्ड का स्टेटस है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उसका असर वसूख है, सबके ऊपर सवाल उठ गया है। बिल्कुल। अच्छा हुमा साहिबा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी आपने ईरान का भी जिक्र किया। ईरान की अगर हम बात करें, वो एक डिफरेंट बॉल गेम थी। अगर इसराइल, अब अगर मैं पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो हमें अगर आता है तो फिर अगर हम लॉजिकली देखें तो हमारे पीछे तो है ही। मिलिटरीली हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हम डील कर सकते हैं उसको? क्योंकि देखें, इंडिया के राफेल्स गिराना, इंडिया को धूल चटाना, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी। इसराइल की जो टेक्निकल पावर्स हैं या फिर उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, अमेरिका खुलकर उसके साथ खड़ा है। तो अगर पाकिस्तान की तरफ भी आता है तो फिर हम क्या डील कर सकते हैं उसको? हम वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे जी। हमें ना तो हम इस इक्वेशन का हिस्सा हैं, और ना हम इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं, और ना हम इस तनाज़े का हिस्सा हैं, ना हम ईरान वाले स्टेटमेंट देते हैं। तो मेरे ख्याल ये सवाल उठता ही नहीं है। उन्होंने एक एनालॉजी ड्रॉ की थी और दोहा के अटैक को जस्टिफाई किया था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो कि गलत एनालॉजी है। यहाँ पर कोई पैरेलल्स नहीं है। तो मेरे ख्याल है कि इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे इजराइल से कोई मुखासमत नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, जो पैलेस्टाइन के साथ जुल्म है, जो दोहा के साथ उन्होंने किया है, हम एज पर इंटरनेशनल लॉज की मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी इजराइल से कोई डायरेक्ट मुखासमत नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आप फेयर इनफ कह रही हैं, क्योंकि हम उस ग्रेटर इसराइल के रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं है ना, उस रूट में भी हम नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो नेतन्याहू हैं, डोमेस्टिकली तो ये बहुत ज़्यादा वीक भी हैं, इसराइल में इतनी ज़्यादा पॉपुलर पर्सनैलिटी भी नहीं है। सो अमेरिका क्यों इनको सपोर्ट कर रहा है, या ये फिर अमेरिका को बता रहे हैं या नहीं भी बता रहे? तो वो जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं, क्या वो अभी भी नेतन्याहू को सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, ग्लोबली तो इसराइल आइसोलेटेड है और ह्यूज पीआर डिजास्टर पिछले 3-4 महीने में जो फुटेज पैलेस्टाइन से बाहर आई है फाकाज़दा बच्चों की, और ये जो सूरत हाल नई इमर्ज हुई है जहां वो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी जो दीगर कैपिटल्स हैं मिडिल ईस्ट के, उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीट रहे हैं, तकरीबन घसीट रहे हैं। और ये शुरुआत उन्होंने की हुई थी जब उन्होंने ईरान को जंग में लाने की कोशिश की थी। ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने बहुत वाज़ेह जवाब देकर अपनी रेड लाइन ड्रॉ कर ली, और अमेरिका जहां एक रात पहले इजराइल के साथ खड़ा था, अगले दिन मीडिएटिंग रोल में आ गया था। तो इस वक्त ये फैसला करना है अरब वर्ल्ड को कि वो किस तौर इस सूरत हाल को हैंडल करेंगे। क्या वो कोई काइनेटिक जवाब देंगे, या वो कलेक्टिव मजम्मत कर कर इंतजार करेंगे कि इजराइल रिस्ट्रेन हो जाए। जो सूरत हाल है, ऐसा नहीं लग रहा कि इजराइल रिस्ट्रेन होगा। और जहां तक आपने इजरायली प्राइम मिनिस्टर की बात की, उनकी तो बका ही इस जंग के कंटिन्यूएशन में है। बिल्कुल। क्योंकि वो सियासी तौर पर इतनी मुश्किल में है, उनके ऊपर करप्शन के इतने चार्जेस हैं, जिसके लिए ट्रंप ने कोशिश की थी कि उन चार्जेस को हटा दिया जाए ताकि इनका ये वॉर फीवर खत्म हो। तो अभी बहरहाल वो इस वक्त ताकत में है, और जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है अमेरिका में, वो उन्हें सपोर्ट करती है। सही। क्योंकि अभी भी आर्म्स की ठीक हो गया। हुमा साहिबा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। हुमा बकाई साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक वापस आएंगे और बात करेंगे मुल्क की सियासत पर। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की हालिया सियासी और सिफारती सरगर्मियों ने एक बार फिर से मुल्की और बैनुल अक़वामी हलकों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है, क्योंकि सदर आसिफ अली ज़रदारी का चीन का 10 रोज़ा अहम दौरा है और वज़ीर आज़म के कतर और चीन के तसलसल में किए गए सिफारती रवाबित और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की मलेशियन हममनसब से मुलाकात, ये सब इस बात की तरफ इशारा कि पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के मैदान में एक मुतहरक और मौसर हिकमत अमली पर गामजन है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सलाम मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज और घर जितने भी घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए अगस्त के बिल माफ़ करने जैसे इकदाम भी सामने आ रहे हैं। तो ये अब बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, इससे कितना तासुर मिलेगा, साथ में ये भी देखेंगे कि जो दौरे हो रहे हैं ये दो तरफा जो तबादला ख्याल हो रहा है बातचीत में, तिजारती ताउन पर भी, इक़्तिसादी ताउन पर भी, ये कितना मौसर होगा। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ हमाद हसन साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर सबसे पहले तो जिस तरह गज़ल ने अपने इब्तदाइये में बताया कि ज़रदारी साहब का चीन जाना, फिर प्राइम मिनिस्टर का कतर जाना, ये बड़े इंपॉर्टेंट दौरे हो रहे हैं और इस वक्त पूरी दुनिया आपको रिकगनाइज कर रही है। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान जो सफारती जंग इस वक्त लड़ रहा है और उसको मेरा ख्याल है कि वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये दौरा एक तो रवायती कई हवाले रेफरेंसेस हमारे बनते हैं, यानी भुट्टो साहब चीन के काफी करीब रहे, चीन के साथ तो उनके मुज़ाकरात भी रहे। फिर अमेरिकन वजीर खारिजा हेनरी किसिंजर जब पाकिस्तान आए थे और इनका खुफिया दौरा हुआ था चीन का, तो उसमें भी भुट्टो साहब या हुकूमत पाकिस्तान का किरदार था। फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा का भी चीन के साथ अच्छा ताल्लुक रहा। आसिफ अली जरदारी आप कई मरतबा गए। एक तो ये हवाला है, एक जाती या खानदानी हवाला। दूसरी बात ये कि बहैसियत स्टेट पाकिस्तान और चीन इस वक्त दुनिया के दो करीब तरीन ममालिक हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें सबसे अहम सीपे के इस वक्त जो नए रिजर्वायर्स और नए मादनियात के हवाले से जो इंतहाई कीमती मादनियात है, 2023 में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने सर्वे किया था, उसे एक इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल थी। तो उस हवाले से जो तेल और गैस के जखीरे मिले हैं समंदर में, और पुख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसी तौर पर जमीन के अंदर जो इंतहाई कीमती मादनियात जिसका एरोस्पेस में और जदीद टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल होता है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है उस सर्वे में। तो उसमें चीन की दिलचस्पी है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान में चीन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब पाकिस्तान के अपने मफादात भी है चीन से, यानी आप देख ले J-17 या दूसरे जो हमारे फौजी जरूरतें हैं वो भी चीन ने मदद की है। J-17 के अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो एक दूसरे के साथ बहुत करीब से जुड़े हैं। आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट के हेड हैं, तो उनका दौरा इस हवाले इस तनाजुर में देखा जा रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे हमारे साथ बिल्कुल आप बजाए हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम छोटी सी एक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम मुल्की सियासत के हवाले से बात कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म के जो हालिया कतर का दौरा है, चीन के दौरों के हवाले से, क्योंकि आप सदर पाकिस्तान चीन में हैं, इसहाक डार साहब मलेशिया में हैं, सो ये पूरी दुनिया के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो देखा होगा, वो बार बार अपनी ट्वीट्स पे पाकिस्तान का जिक्र करें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी काफ़ी हद तक मुतारिक भी नज़र आ रही है और मौसर अंदाज में आगे भी बढ़ी है। आप क्या समझते हैं? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो इस वक्त तो पाकिस्तान राइज कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी आप देखें तो कभी हमारी तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक एक साथ आपकी हमायत कर रहे हों। लेकिन आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप रोज रोज पाकिस्तान के हक में बयानात दे रहे हैं, मोदी पर बरस रहे हैं। दूसरी तरफ चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है मुकम्मल तौर पर। अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो उसमें जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों पर हमले के हवाले से भी एलामिये में जिक्र था, उसकी मजम्मत की गई थी। तो पाकिस्तान को तो डिप्लोमेटिकली इस वक्त तो बहुत अहम पोजीशन हासिल हो गई है। जब चीन और अमेरिका जैसे ममालिक आपके साथ खड़े हों, जब रूस आपके हवाले से बहुत पॉजिटिव जेस्चर दे रहा हो, तो जाहिर है कि फिर दुनिया के दूसरे ममालिक भी आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे।
रही बात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कतर और चीन के दौरे की, तो चीन का दौरा तो वो कंटिन्यूसली करते रहे हैं, लेकिन कतर का दौरा इस मौके पे एक अहम पैगाम है, एक बड़ा मैसेज जा रहा है। इस वक्त चूंकि पाकिस्तान अस्करी हवाले से पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा है, वाहिद एटमी मुल्क है पूरी मुस्लिम उम्मा में, एक ताकतवर फौज उसके पास मौजूद है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उसके पास बिल्कुल मौजूद है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चूंकि हैं हमारे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, मुझे ये भी बताइएगा, इस सवाल पे भी रोशनी डालिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है और इसके साथ साथ घरेलू सार्फिन के लिए अगस्त के जो जितने भी बिल हैं वो भी माफ करने का ऐलान कर दिया। आप समझते हैं इज इट इनफ? सिर्फ अगस्त के बिल मुआफ करने से बात नहीं बनेगी। पंजाब चूंकि एक जरी सूबा है, उसका ज्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, लोग काश्तकारी करते हैं, जमींदार हैं। इस वक्त चावल की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, दूसरी फसलें भी बर्बाद हो चुकी है, जमीनें सैलाब में खराब हो चुकी है। आने वाले मौसम इंतहाई खौफनाक है, यानी आने वाले हालात जाहिर है कि जो इनकम के बड़े जराए थे वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, घर उनके गिर चुके हैं, माल मवेशी बह चुके हैं, तो जो उनके एसेट्स थे वो तो बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। अब अगस्त के महीने के बिलों से बात नहीं बनेगी, रियासत को जरा वसीतर तनाजुर में फैसले करने होंगे, बड़े फैसले करने होंगे, रिलीफ देना होगा लोगों को। अब अगर हम सिर्फ बिजली के एक महीने के बिल पर आ जाए तो फिर ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक एटीट्यूड है, ये कोई ठीक हो गया, ये कॉस्मेटिक एटीट्यूड है। मुझे बताइएगा अहमद साहब कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं आपको, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अपने बयानात को लेके, उनके बयानात जुबान ज़द आम रहते हैं, उनका चर्चा भी रहता है। उन्होंने एक नया बयान दिया है कि एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, भारत है और अफगानिस्तान है, और पीटीआई का दहशतगर्दी के खिलाफ एक भी मुजम्मती बयान देखने को नहीं मिला। ये एक ऐसा बयान है कि जो शायद उनको नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद मिला दिया अब भारत के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इसराइल और भारत के साथ आप कौन होते हैं पीटीआई को मिलाने वाले? पीटीआई एक मकबूल जमात है, वजारत उज़्मा उनके पास रही, इस वक्त भी सूबे में उनके पास, पुख्तनख्वा में उनके पास हुकूमत है, उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, उन पर तनकीद हो सकती है, इमरान खान या उनके कारकुनों या उनके रहनुमाओं के रवैये पर तनकीद हो सकती है। हम बहैसियत सहाफ़ी सुबह शाम करते हैं, इख्तिलाफ भी करते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ को कहाँ से ये हासिल हुआ है कि वो कहे कि इंडिया, इसराइल और पीटीआई? भाई इंडिया इसराइल पाकिस्तान दुश्मन है। इंडिया ने पाकिस्तान में अपनी फौजें दाखिल की थी, पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया था, आज भी पूरा पंजाब डूबा हुआ है। इंडिया की शरारतें इसमें शामिल है कि सारे डैम खोल दिए थे पाकिस्तान पर, रोज रोज वो पाकिस्तान, अभी मई में हमने देखा कि वो सिविलियन पर बमबारी कर रहे थे, मिसाइल फेंक रहे थे। इसराइल का रवैया पूरी दुनिया के सामने है, वो मुस्लिम उम्मा, पूरी न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है। ईरान का हमने देखा, अभी हाल ही में कतर का हमने देखा। पीटीआई से हम अंदरूनी इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनके रवैये पर, उनके सियासत पर हम तनकीद कर सकते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनको हम इसराइल और भारत से नहीं मिला सकते। बिल्कुल हम नहीं मिला सकते उनको। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे जो कुछ इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि एशिया कप T20 टूर्नामेंट 2025 के छठे मैच में जिस तरह से जो कुछ रात को हुआ सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार तमहीद बांधूंगी। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में ग्रुप ए का हाई वोल्टेज मैच था ये, जो दुबई में खेला गया, जहां पाकिस्तान ने रिवायती रीव भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। फिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह लड़खड़ा गई, हमने देखा टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। फिर कौमी टीम भारत को जीत के लिए उसने 128 रन का हदफ दिया, फिर भारत ने 127 रन का हदफ 16वें ओवर में ही 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। क्या कुछ किया हमने, इस पर बात करें। बिल्कुल ऐसी ये तमीज़ तो इन्होंने बांधी, इसके हवाले से आप अपनी आरा को भी शामिल कर सकते हैं, हमारे जो पैनलिस्ट होंगे उनसे सवाल कर सकते हैं। आप हमारे नंबर नोट कर लीजिएगा 0518901008, 0512624946। कुछ देर में ये नंबर आपको स्क्रीन के सामने भी नजर आ जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब जट साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने इंडिया की मजम्मत तो की, लेकिन अब पाकिस्तान की मुरम्मत का वक्त हुआ चाहता है। जट साहब,
वेरी वॉर्म वेलकम टू यू। कल का मैच पाकिस्तान हार गया एक बार फिर, ना इसमें बाबर आजम थे ना इसमें मोहम्मद रिजवान थे। मॉडर्न डे क्रिकेट हमने खेलनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 10 ओवर्स डॉट बॉल खेल गए और एक बार फिर पाकिस्तान का मजाक बना, पाकिस्तान की बैटिंग का मजाक बना। कल के मैच को किस तरह देखते हैं आप? शर्मिंदगी के अलावा कोई और रास्ता है नहीं इस मैच पर बात करने के लिए, इस मैच पर तबसरा करने के लिए, इस मैच को देखने के लिए। शर्मिंदगी है, इन्होंने हमें रुसवा कर दिया है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या मुझ जैसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो कहीं पे भी हो, कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल इन्होंने छोड़ा ही नहीं। जो इन्होंने क्रिकेट खेली है वो क्रिकेट नहीं थी, वो तमाचा था। आपने बहुत खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया है कि पहले आपने इंडिया की मजम्मत की कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ किया, हैंडशेक नहीं किया, उन्होंने जिस तरह की सेरेमनी में बातचीत की, आर्म फोर्सेस को प्रेज किया। खेलों के मैदान में अमन की बात होती है, उन्होंने जो किया उनकी मजम्मत। लेकिन इनकी मुरम्मत, भाई मुरम्मत का उनको फर्क पड़ता है जिनमें कोई शर्म हो, कोई हया हो। ये तो डीड है, इनको तो किसी काम की फर्क ही नहीं पड़ता, ये ठट्टे मार रहे होती हैं। ठीक है ना, ये देखिएगा अगले मैच में ये कमजोर हरीफ को के खिलाफ जीतेंगे और उसके बाद फिर जमीन आसमान एक मिला दिया जाएगा। मैं तो हैरान हूं, मैं देख रहा था कि शायद आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आ जाएगी, जी सर्जरी करेंगे, बड़ा ऑपरेशन होगा, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। उन साहब ने एक छोटा सा ट्वीट कर दिया कि जी आइंदा ऐसा होगा कि टीमें जो है वो एक दूसरे की इज्जत करेंगी। और भाई आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के बॉस हैं, ठीक है ना, आप बात करें ना। जस्ट इमेजिन कि अगर जय शाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह होता और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से हाथ मिलाने से इनकार कर देती और पाकिस्तान के जो कप्तान है वो जाके अपनी आर्म फोर्सेस को मैच की सेरेमनी में प्रेज करता, क्या हाल हो जाता। पाकिस्तान चाहे टीम हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे क्रिकेट बोर्ड के बॉस हो, सबके सब थले लगे हुए हैं। ठीक है, कोई लफ्ज ही नहीं है, बिल्कुल लफ्ज नहीं है, सवाए शर्मिंदगी के और कुछ भी नहीं है हमारे पास। किस मुंह से हम इनकी बात करें? कहां से लेकर आए अल्फाज जहां पे हम कोई मुहज्जिब बात कर सके इनके बारे में? क्या इन्होंने इस काबिल छोड़े? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो जलील और रुसवा करके रखा हुआ है। सही है, जिस तरीके से साइम अय्यूब की विकेट गिरी है। आगे आप क्रिकेट पे भी बात करेंगे, मैं उस पर आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये कि वाकई ये काबिल मुजम्मत सिर्फ इंडिया नहीं है, उन्होंने जो किया वो तो है ही काबिल मुजम्मत, लेकिन जो इन्होंने किया ये भी किसी तौर पर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, ना काबिल दिफा है। बिल्कुल जट साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मतलब बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन शायद वो उस तरह से कहीं पे पता भी था कि नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की, ओपनर की, पूरा शायद एक मोमेंटम ही सेट करता है ओपनर जो होता है टीम का। नाकिस कारकर्दगी, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या कौमी टीम की जो हमारी जो बैटिंग लाइन थी आपके तजुर्बे के मुताबिक खुलकर अब वो एक्सपोज हो गई है, सामने आ गई है? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना, एक मोमेंटम होता है, एक बहुत ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है पूरी टीम के ऊपर, जो भी हमारा ओपनर होता है उसका। देखिए गजल, मामला ये है कि हम कहां से कहानी शुरू करें और कहां पे खत्म करें। शर्मिंदगी से शुरू होगी और जिल्लत पे कहानी खत्म होगी। आप देखें साइम अय्यूब, इतने उसकी शान में क्लाबे मिलाए जाते हैं कि जी मोस्ट टैलेंटेड खिलाड़ी, नो लुक शॉट ने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इनकी नो लुक जो है वो पाकिस्तान को कहीं लुक नहीं नजर आ रहा, कहीं पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हारिस रऊफ को देखें, ओ भाई इसको किस बात पे सपोर्ट करें? चेयरमैन कहते हैं इसको सपोर्ट करें, उसकी क्रिकेट है क्या सपोर्ट करने वाली? उसको तो कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 500 किलोमीटर दूर तक से नहीं गुजरने देना चाहिए कि जा भाई पहले क्रिकेट सीख फिर आ। उसके बाद आ जाए फखर जमान को, कब से एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो मैच विनिंग शॉट था उसमें फखर जमान को लेके हम नाचते रहे। फखर जमान कब अकल सीखेंगे? कब उनको पता चलेगा कि भाई मैं सीनियर हो चुका हूं, आज भी आप जूनियर की तरह क्रिकेट खेलते हैं? उसके बाद आप आ जाए सलमान अली आगा, भाई आप कप्तान हैं, आप ओमान के खिलाफ रन नहीं कर सकते, आप इंडिया के खिलाफ रन नहीं कर सकते, फिर आप आगे इंटेंट की बात करते हैं, फिर आप आगे बात करते हैं कि मैं सेल्फलेस क्रिकेट खेलता हूं। ओ भाई आप क्रिकेट ही नहीं खेलते, आप सिर्फ कौम के जज्बात से खेलते हैं। उसके बाद आ जाए, कौन आया था उसके बाद? हसन नवाज को देख लें आप, ठीक है ना, वो जी पाकिस्तान को बड़ा सॉलिड बल्लेबाज मिल गया, बिल्कुल सॉलिड बल्लेबाज है तब जब उनके मुकाबले में बच्चे खेल रहे हो, जब उनके मुकाबले में बी सी डी की तर्ज की टीमें खेल रही हो, ठीक है ना। जैसी कोई तगड़ी टीम आई उनकी टांगे कांप गई। उसके बाद आ गए मोहम्मद नवाज जी, मैच विनर है। वो किस बात का मैच विनर है भाई? क्या तुमने मैच जितवाए आज तक? छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके तुम कहते हो कि मैच विनर है? क्या तुमने किया है? ये बड़ा मैच था, यहां करके दिखाते। पहले भी तुमने पाकिस्तान को हरवाया था, जब पाकिस्तान को तुम्हें आखिरी ओवर दिया था। अब भी तुम पाकिस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तान के खिलाफ ही तुम एक किस्म का खेल गए कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ बन के गए। उसके बाद आ जाए फहीम अशरफ, यार ये अजाब की तरह मुसल्लत है पाकिस्तान टीम पे। इसकी परफॉर्मेंस है क्या? ना ये तीतर है, ना ये बटेर है, ना ये बॉलर है, ना ये बैटर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अजाब है जो पाकिस्तान टीम पे मुसल्लत है।
ठीक है, चोर रास्तों से ये टीमों में आ जाती हैं और उसके बाद टीम पे मुसल्लत होकर बैठ जाती हैं। उसके बाद आप देख लें, हमारी टीम में जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, जिसका जो काम नहीं है वो कर रहा है। हमें साइम अय्यूब की 50-60 रन चाहिए, वो विकेटें ले रहा है। ओ भाई, इन विकेटों का अचार डालना है हमने। अगर तुम अपना काम नहीं कर सकते, और उसकी तबाही का वजह यही है कि वो अभी सही तरह बैटर बना नहीं है, उसको बॉलर बनाने में तुल रहे हैं, जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाने में तुल रहे हैं। शाहीन अफरीदी के छक्के नहीं चाहिए पाकिस्तान को भाई, शाहीन अफरीदी की विकेट चाहिए पाकिस्तान को। अगर आप विकेट नहीं लेंगे, पाकिस्तान नहीं जीतेगा। पिछले मैचों में आप विकेट ले रहे थे, पाकिस्तान जीत रहा था। वो इमरान के फैशन ही नहीं खत्म होते, उसके टशन ही नहीं खत्म होते। और भाई, हमने तुम्हारे स्टाइलों को क्या करना है? ये ऐसे ऐसे को हमने नहीं चाहिए भाई, हमें तुमसे विकेट चाहिए जो तुमसे ली नहीं जाती। छोटे मैचों में 3-3 आउट कर दोगे, 4-4 आउट कर दोगे, बड़े मैच में तुम्हें क्या हो जाता है? ठीक है, बिल्कुल जट साहब, हमारे पास एक कॉलर भी है, आज कॉलिंग का सेगमेंट भी रखा हुआ है। सॉरी टू कट यू, आप बिल्कुल एक एक बंदे का ऑपरेशन कर रहे थे। काशिफ साहब है रावलपिंडी से। काशिफ साहब, सवाल कीजिएगा। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो क्या साइम अय्यूब को जरा नीचे लेके आए या उनको इसको रेस्ट दें, और वो जो फखर जमान है उनको ऊपर लेके आए। उसको गलत आप नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे ओपनिंग कराएं उसको। ठीक ठीक जी, डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। यार, इंडिया की कंपोजिशन जाके देखें, इंडिया के कई खिलाड़ी अपनी डोमेस्टिक सर्किट में वो ऊपर खेल रहे होते हैं, इस टीम में नीचे खेल रहे हैं। यार, पूरी दुनिया में खिलाड़ी शफल करते हैं, कब तक हम ये रोना रोते रहेंगे? कब तक ये भोंडे जवाब बनाते रहेंगे? वो फखर रमान के 1-2 मैचों का खिलाड़ी है, वो भाई इतने उसके मैचेस हो गए हैं कि जुम्मा बाजार लग जाता है उसके मैचेस का। सैकड़ों मैचेस खेलने के बाद भी आज उसको नहीं पता कि मैंने किस तरह विकेट गंवानी है। यार, तुम्हें विकेट बचानी नहीं आती, तुम जा रहे हो और खुद जबरदस्ती विकेट दे रहे हो कि भाई तुम्हें आउट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जो है ना विकेट दे देता हूं। वो आपको फहीम अशरफ को देखा था, सीधा उससे खेला नहीं जाता, वो रिवर्स स्वीप में खेल रहा है। ओ भाई, तू सीधा तो खेल ले यार, तू पाकिस्तान पे अजाब बना हुआ है। ये इसी तरीके से फखर जमान को समझना चाहिए कि भाई, ये कब तक इस बात के पीछे छुपोगे कि जी मैं टॉप ऑर्डर हूं, मुझे कहां खिलाया जाता है? वैसे तो प्रेस वैसे जट साहब, एक सवाल मेरा ले लीजिए, हारिस रऊफ को क्यों नहीं खिलाया? आप क्या समझते हैं? सूर्या कुमार यादव की विकेट वो लेते हैं, इस वजह से शायद नहीं खिलाया। नहीं, ये जो है ना गजल जो है ना, गजल शरारत कर रही है। इस मौके पे मैं शरारत के मूड में नहीं हूँ। आप मोहम्मद हारिस को हारिस रऊफ को अगर खिलाते ना, तो ये मैच जो उन्होंने 15 समथिंग ओवर्स में हासिल किया ना, वो मैच जो है वो इंडिया 12वें 13वें नहीं तो 10वें 11वें ओवर में पूरा कर लेता। समझ आई बात? क्या आप बात कर रही हैं? हारिस रऊफ का तो इतना फेंटा लगना था, रन्स मशीन की इज्जत बचा लिया पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने। इस टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिस पे आप रिलाय कर सके कि यार ये है ना, अब कुछ हो जाएगा। और अभी आपने आगाज में बात की कि रिजवान नहीं थे, बाबर नहीं थे। जब वो दोनों थे तब भी हम हार रहे थे, तब भी आ रहे थे। नहीं, उसके ऊपर नहीं जट साहब, उसके ऊपर तो मैं ये कहता हूँ ना। आप मुझे ये बताइए, चले इसको यहीं से ले लीजिए, सवाल मैंने कुछ और करना था। बाबर रिजवान ने 2022 के बाद क्या जितवाया? वो क्या लेगेसी छोड़ के गए? चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने हरवाई, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने हरवाया, 23 का वर्ल्ड कप उन्होंने हरवाया, 23 का एशिया कप उन्होंने हरवाया। वहां पे विराट कोहली और रोहित शर्मा लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं? आप एकदम से कंपेयर कर देते। अभी मैं सोशल मीडिया पे बुखार देख रहा हूं कि बाबर हो जाते तो पता नहीं क्या हो जाता, रिजवान हो जाते क्या हो जाता। क्या गारंटी थी वो होते भी तो? हसनैन, ये पेड कैंपेन्स हैं। बाबर टीम में था, पाकिस्तान जो है वो 100 रन नहीं बना सका था जिम्बाब्वे के खिलाफ। बाबर कप्तान था, ठीक है। बाबर टीम में था, पाकिस्तान आयरलैंड के से हार गया था। बाबर पाकिस्तान का कप्तान था, पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। पाकिस्तान, चले इंडिया तो बड़ी टीम है, पाकिस्तान अमेरिका से हार गया था। अमेरिका से हारने के बाद वर्ल्ड कप में उसका सफर खत्म हो गया था। क्या बातें करती हैं? ये पेड कैंपेन है। इनको अभी बाबर और रिजवान को साइड पे कर दे। अभी ये जो बड़े बड़े तुरम खान लेकर आए हैं, हम इन पे आ जाते हैं। ये माइक हुसैन का क्या काम है? हाँ, वो व्हाइट बोर्ड लेके आ रहे, कह रहे हैं ये मीडिया जो है प्रॉब्लम है। ओ भाई, प्रॉब्लम तुम हो, पर्चियों पे आते हो तुम लोग कोटों पे आते हो। यहाँ पे पाकिस्तान टीम को मेरिट पे आप टिकने नहीं देते। वो मोहम्मद हफीज आया था, वो उसने टीम को रीशेप करने की कोशिश की थी जनाब, एक ऑर्डर में उसको उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। अभी मोहम्मद हफीज जो है उसके मुतालिक कोई बात कर ले, उसको पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे उससे बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। वो सिलेक्शन कमेटी कहाँ छुपी हुई है? वैसे तो बड़े सीने ठोक के आ रहे थे, बड़े बड़े पंखे लगा रहे थे कि जी वो हमने टेस्ट जीत लिया। ये के स्क्वाड तुमने मुंतखब करके दी है, दूसरों के स्क्वाड 15 रुकनी है, पाकिस्तानी 17 रुकनी स्क्वाड वहां पे गया है और 17 के 17 निकम्मे हैं। क्या जीतेंगे ये? खाक जीतेंगे ये सिर्फ और सिर्फ कौम का तमाशा बनाएंगे। और अभी मैं बताऊंगा आपको, पाकिस्तान टीम, बिल्कुल जी बोले आप। अच्छा, एक सवाल से पहले एक कॉल ले लेती हूँ। क्या नाम बताएं? मकसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना सवाल कीजिएगा। ये सारे बात है कि अगर रिजवान या बाबर होंगे टेस्ट तरह जीतिया तो ना इंडिया फाइनल से कम से कम पहुंच जाते हैं ना। क्या सवाल वापस कीजिए। जिस
ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं रिजवान और बाबर होते तो हम यहाँ पे जो आज हमारे साथ हुआ ये शायद ऐसा ना होता, हम सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाते, वहां पे जाके बड़े अरीना में हमें शिकस्त होती। अली शाह भी हमारे साथ मौजूद है। अली शाह साहब आप भी बताइएगा। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक तो हमारे हारे जरूर, कोई मसला नहीं, हार का हमें कोई टेंशन नहीं, कम से कम इतना हार खेल के तो हारे, खेल नहीं इनको तो ये बाबर आजम और रिजवान इन्होंने तो टीम का खाना खराब किया है, मगर इन लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी। देखे कम से कम इतना तो खेलो यार कि तुम जीतो, मतलब हारो कोई मसला नहीं, मगर हार ऐसी हो कि पता लगे यार हारे हैं। इन लोगों ने तो हद कर दी है हमारे साथ, हमारे दिल तोड़ दिए। हम इंडिया से नहीं कम से कम हारना चाहिए, मगर इन लोगों ने हमारे दिल ऐसे तोड़े कि हम नफरत सी हो गई है। बाहर अल्लाह इन्हें नेकी की हिदायत दे, कोई अच्छे प्लेयर जो पीछे छुपे हुए हैं उनको ऊपर लेके आए, इन लोगों को खुदा के लिए पीछे हटाएं। इनको एक एक बंदे को 50-50 दफा मारते हैं, फिर वही बात। आपका सवाल समझ आ गया। जी जट साहब क्या जवाब देंगे? खेल के हारना चाहिए, हारना भी है तो। एक मिनट जट साहब, एक मिनट। कराची से भी आपके देश से कॉल आई है, आपके शहर से कॉल आई है। जी फैसल साहब सवाल कीजिएगा जट साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर। सर ये मैच मैं बहुत शौक से देखता हूँ जी, लेकिन इनको कल आपने पिछला मैच देखा था ना, जब ये पिछले मैच से हारे थे जी, तो इनको सर टॉस करके पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। ठीक हो गया। जट साहब जवाब दीजिएगा जी, तीनों सवाल आपने सुन लिए। देखें गजल और हसनैन, पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि ये मेरा क्लिप काइंडली जो है ना जवाद अहमद तक पहुंचा दें। मोहतरम जवाद अहमद साहब, ये हाथ जुड़े हुए हैं, काइंडली आप कौम से आके माफी मांगे कि आपने वो गाना बनाया ही क्यों था कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। उस हार की आड़ में ये मुसलसल हार रहे हैं कि जी कौम को तो हमसे प्यार है, हम चाहे हारते जाएं, खुदा का वास्ता आप आए और कौम से माफी मांगे कि भाई ये गाना एग्जिस्ट ही नहीं करता, शायद इनको कोई शर्म आ जाए। ठीक है, अब बात कर लें कि जी वो कह रहे थे कि जी क्या नाम है बाबर और वो होते तो ज्यादा मसला ना होता, उसका हम जवाब दे चुके हैं कि उनके होते हुए भी आपको क्या मसाइल होते थे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग कर लेता, सर आप पहले बॉलिंग करते, आप बाद में बॉलिंग की आपने, सही है, आप उल्टे भी ना खड़े हो जाते ना, उल्टे भी होके आप कुछ करते तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। सर नीचे होता, टांगे ऊपर होती तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप जिस जोगे हैं उसी जोगा आपने करना है। ये टीम मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुई। फतवाहत मिलती है जब टीमें मेरिट पे सिलेक्ट होती हैं, जब पर्ची नहीं बल्कि बड़े बड़े पर्चे चलेंगे ना तो फिर मुंह काला ही होगा। सही। अच्छा जट साहब एक और कॉल है, रेहान साहब इस्लामाबाद से। जी रेहान साहब सवाल कीजिए। सर मैडम सवाल ही एक तज्जिया है, तज्जिया ये है कि अगर इस टीम को, जी आवाज आ रही है? जी 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 जी, इस टीम को जितवाने का सर एक ही काम हो सकता है कि इनकी जो वापसी की टिकटें हैं ना जहाज की, उसको करवाया जाए कैंसिल, पीसीबी को कहा जाए, और जिस होटलों में ये रुके हुए हैं उस कमरों को कैंसिल कराया जाए और इनको बोलें कि अपने पैसे मिला के जो है ना वापस आ जाओ पाकिस्तान। इनको दी हुई इम्पोर्टेड गाड़ियां, इनको दिए हुए पैसे, कोई आदमी क्यों खेलेगा? इनको खेलने की जरूरत ना, इन्हें खेलना आता है और ना एथलीट हैं। मतलब आप अगर इनको सामने से देखेंगे, कोनियां इनकी पतले पतले, बेचारों को आधी पिच पे आना पड़ता है छक्का मारने के लिए, तो इनकी हालत ऐसी है नहीं कि ये लोग खेल सके। सही हो गया। ठीक है रेहान साहब, आपका सवाल आ गया। रेहान साहब भी एक हैं जी लाहौर से। जी वकार लाहौर से। वकार लाहौर से। जी वकार साहब, वकार साहब चलें जी, वकार साहब की कॉल इस वक्त कनेक्ट नहीं हो रही। सर वो रेहान साहब की बात कि इनका टीएडीए बंद किया जाए, इनके एयर टिकट बंद किए जाएं, ये दिखने में खिलाड़ी लगते नहीं है और ये सिर्फ सालाना बेइज्जती प्रोग्राम करवाते हैं पाकिस्तान का। सर बात बिल्कुल सही है, दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं कि आपने जीतना है, इनको तो लगता है कि हम पैसे देते हैं कि भाई कौम को जलील करवा दें, आप आके कौम को आप दोबारा रुसवा करवा दें, बेइज्जत करवा दें, और ये वो काम बड़े फख्र से करती हैं। ठीक है ना, ये जाएंगे छोटी छोटी टीमों के खिलाफ जीतेंगे और उसके बाद ये सीने चौड़े कर देंगे कि अब हमारा रिदम बन गया, अब हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा कि ये आपको बड़े मैदान में ले जाके, बड़े स्टेज पे ले जाके इस तरह जलील और रुसवा करेंगे कि आप मुंह छुपाते फिरेंगे, आप जो है किसी का सामना नहीं कर सकते। किस मुंह से हम बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कैसे डिपेंड करें? वो चेयरमैन कहते हैं कि जी इनको सपोर्ट करें, या किस बात पे सपोर्ट करें, कैसे सपोर्ट करें? मतलब ये सपोर्ट करें कि क्या खूबसूरत हारे हैं, ये सपोर्ट करें कि क्या सब आखिर में, क्योंकि ब्रेक का वक्त भी हो जाता है। सर एक मुझे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिएगा, सवाल मेरा काफी अरसे से पीछे रहा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। सर जी किसी जमाने में पाकिस्तान टीम हारती थी ना
चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तब्दील हो जाता था। एक दिन ज़का साहब होते थे, दूसरे दिन नजम सेठी साहब होते थे, तीसरे दिन फिर कोई और होता था, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे आ जाते थे। सर मोहसिन नकवी साहब को क्या करना चाहिए? हम चैंपियंस ट्रॉफी भी हार चुके, हम वर्ल्ड कप भी हार चुके, एशिया कप में हम इंडिया से हार चुके, इंडिया से बार बार हम मार रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब तो कुछ भी नहीं हो रहा है सर इनको। हसनैन, मुझे नहीं लगता कि कल आप मॉर्निंग शो कर पाएंगे। गजल, आप तो इस सवाल से पीछे हट जाए ना। हसनैन सवाल करने की जरूरत कर रहे हैं। हसनैन, लगता है, मुझे नहीं लगता। आपकी मैनेजमेंट टीवी की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं खुद आपके साथ काम कर चुका हूँ। बहुत ज्यादा मजबूत लोग हैं, वो हक की बात करते हैं, इसलिए आप ये जुर्रत कर भी रहे हैं सवाल पूछने की। वरना पाकिस्तान में तो इस टाइम ऐसा है कि ऐसा सवाल करने वाले पे क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दिया जाता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, उसके ये लोग दुश्मन है। यार, अगर हम हार को हार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप जो बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा था कि अगर ये जेशा होता एसीसी का सरबराह, इस टाइम मोहसिन नकवी एसीसी के सरबराह हैं, उनकी नाक के तले ये कैसे हो गया कि मैच रेफरी जाके कह रहे हैं कि जी टॉस पे हैंडशेक नहीं होगा। टॉस पे हैंडशेक नहीं हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान टीम में अकल नहीं थी कि जब मैच खत्म हो गया तो आप भाई वहां पे खड़े क्यों थे? आप फील्डिंग कर रहे थे, आप पहले चले जाते ड्रेसिंग रूम के अंदर, आप भी कहते कि तुमने टॉस पे हाथ नहीं मिलाया, हम तुमसे बाद में हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन वहां पे खड़े रहे, इंडियन वहां पे चले गए और जाके दरवाजे भी बंद कर रहे हैं, फिर आके सेरेमनी में बातचीत भी कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी से पूछा जाए ना कि आपके होते हुए ये सब हो कैसे गया भाई? आप वहां पे एसीसी के सरबराह हैं, अगर आपके होते हुए ये सब हुआ है, अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ काम हुआ है, अगर आईसीसी के कवानीन के खिलाफ काम हुआ है, आप रिजाइन कर दें। अगर आप मुजम्मत नहीं कर सके सही तरीके से तो आप स्टेप डाउन कर दें। हमें आपका रवायती ट्वीट नहीं चाहिए कि मुजम्मत करें, आप एहतिजाजन क्विट करें। पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, क्विट करें। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। थैंक यू सो मच सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज थोड़ा सा हमने इस पर लघु की कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन अच्छे से मरम्मत भी की है, कॉल्स भी ली है, यकीनी तौर पर आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट हमने किया क्रिकेट वाला, और अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड मतलब ब्रेक में भी हम रिलैक्स हो गए, रिलैक्स और बहुत मजा भी आ रहा था। खैर, अभी बहुत जबरदस्त सेगमेंट एक और है। नीली आंखें हो और फिर मासूम मुस्कुराहट हो और फिर आम सी चाय की दुकान हो। यह है कहानी अरशद खान की, जो मैं बयान करूंगी, जिनको आपको याद होगा चाय वाला के नाम से फेमस हो गए थे और बहुत पिक्चर्स उनकी फेमस हुई थी, फिर बहुत से इंटरव्यूज भी हुए थे, फिर इस्लामाबाद की एक मार्केट में वो चाय बना रहे थे, लेकिन एक ही तस्वीर ने उनकी तकदीर को बदल डाला था। 2016 की बात है जब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस तस्वीर ने अरशद खान को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और एक आम चाय फरोश से मॉडलिंग, इश्तिहारात, शोबिस की दुनिया तक का ये तमाम तर सफ़र कितना हैरान कुन लगता है। बल्कि ये साबित करता है कि किस्मत कभी भी कहीं भी और किसी के लिए भी बदल सकती है। तो आइए हम आज बात करते हैं अरशद खान के साथ, जो हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अरशद। वेलकम। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। गज़ल ने बड़ा खूबसूरती से इलेबोरेट किया माशाल्लाह से। 2016 से लेके 2025 तक मैं तो ये कहूँगा कि हुस्न आता है तो नज़ाकत आई जाती है। ड्रामे, मॉडलिंग, पता नहीं क्या कुछ किया। ये बताइएगा, जब ये गज़ल सब कुछ बता रही थी ना, मेरे जहन में ये सवाल है, वैसे प्लान नहीं था कि लेट्स सपोज अगर अरशद आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं किसी और को मिलती, वो सब ये काम कर लेता। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि आपको मिली तो आप में इतनी एबिलिटी थी कि आपने ये सारे काम किए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अपने चाहने वाले को, उसके बाद बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने हमें इनवाइट किया, टाइम दिया। देखिए, अरशद खान चाय वाले के बाद बहुत सारे लोग आए। रिश्के वाला आया, जैसे कि नान वाली लड़की आई, सब्जी वाली, नान वाला आए, बहुत सारे लोग आए। ये एक चीज़ आपको जब अल्लाह ताला एक मौका देते हैं, फिर इनको आप खुद संभालना पड़ता है आपको। जैसे कि आप एक पटरी है, ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो आपको अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को हर एक साइड से देख के चलना पड़ता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 2016 से 2025 तक काफ़ी एक्सपीरियंस रहा और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारे सीख चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मैंने जैसे कैफ़े चाय वाला बाय अरशद खान का ब्रांड लॉन्च किया है, जो कि पाकिस्तान के बने हुए 76 साल हो चुके हैं। कोई भी इंटरनेशनल नहीं गया फूड का ब्रांड विद 6 मंथ। मेरा जो कैफ़े चाय वाला ब्रांड है वो इंटरनेशनल इन 6 मंथ गया।
अच्छा। लंदन इल्फिड लाइन में भी है और टूटिंग में भी चल रहा है, अभी स्लॉ में हमारी डिज़ाइन चल रही है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो हमारी कैफ़े लंदन में इल्फिड पे है, उसके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि वो अभी कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह हम लोग मीडिया पे रिव्यू करेंगे। सही। अच्छा अरशद, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग आपकी जर्नी को भी जानना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट वहाँ पर चाय वाले ढाबे में आप काम क्यों करते थे, मतलब कोई पीछे फैमिली बैकग्राउंड के इश्यूज थे या फिर क्या, फिर उसके बाद अचानक से वो कहते हैं मतु इज्जु मंतशा व तुजिल्लु मंतशा, अल्लाह पाक जिसको चाहे इज्जत दें, जिसको चाहे जिल्लत दें। आपको माशाल्लाह इज्जत मिली, इतनी मिली कि अब आप लंदन तक अपना कारोबार एक्सपेंड कर चुके हैं, लेकिन आपकी जो कहानी है ना वो लोग जानना चाहते हैं। देखिए शुरू में हमारी जो फैमिली है काफ़ी मतलब लो क्लास से बिलोंग करती थी, तो मेहनत मजदूरी में कोई शर्म नहीं है, तो हम लोग काम करते थे इतवार बाज़ार पेशावर मोड़ पे। अच्छा। मुख्तलिफ काम किए मैंने। बहरहाल उसके बाद फिर मैंने चाय का ढाबे पे मैंने जॉब की, वहाँ पे काम करता रहा, काफ़ी मुश्किलात भी होती रही है, मुश्किलात के साथ सामना करना पड़ता है। काम करते करते 2016 में चाय बनाते हुए मेरी पिक्चर जवीरी अली ने बनाई थी। अच्छा। उसके बाद फिर मॉडलिंग, एक्टिंग, हालांकि मुझे 1-1.5 महीने तक कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने स्मार्टफोन भी यूज़ नहीं किया था उस टाइम। तो उसके बाद जाके फिर मैंने ये चीज़ें समझ आई, कोई महीने 2 बाद थोड़ा सा समझ आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ और किस साइड पे चलता हूँ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन था फ्रॉम 2016 टू 2015 की बात तो नहीं करूंगा मैं, उसी पहले 6 महीने की बात करूंगा या साल की बात करूंगा, ये क्या डिफिकल्ट था क्योंकि कभी आपने सोचा था कि मैं चाय के ढाबे से इस तरह उठूंगा, रातों रात मशहूर होऊंगा और उसके बाद मॉडलिंग करूंगा, ड्रामा करूंगा या फिर अपना बिजनेस लॉन्च करूंगा, तो ये इवॉल्व किस तरह किया अपने आप का? देखिए सोचा तो नहीं था, एक मजदूर आदमी तो ना सोच सकता है इतनी हेवी चीज़ के लिए, इतनी प्रोफेशनल लेवल के लिए, और ना तो मजदूर आदमी ख्वाब देखता है, क्योंकि देख ही नहीं सकता कि सुबह 4:30-5 बजे हम उठते थे और रात को 12:30-1 बजे मूव करते थे घर, तो ख्वाब भी तो नहीं देख सकते, थकावट इतनी होती थी। तो उसके बाद बस अभी जब ये इस फील्ड में आया हूँ तो मेरी शुरू से एक ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर मुझे कुछ बनाएगा तो मैं एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जिसमें बच्चे जो नहीं पढ़ सकते, नहीं लिख सकते, उनके लिए वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी हो और साथ साथ में कोई ना कोई हुनर भी उनके लिए हम स्टार्ट करें। जैसे कि कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हुनर यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन जॉब नहीं है उनके पास, जॉब्स नहीं है, ताकि उस इदारे में उनको पढ़ाया भी जा सके और साथ साथ में कोई हुनर भी सिखा सके, कोई मैकेनिकल या कुछ भी हो सकता है। तो वो तो मतलब अभी आप कुछ कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों के लिए या फिर किसी भी जनरेशन लेवल, मतलब किसी के लिए भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह करेंगे। ख्वाहिश, सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि इंशाल्लाह। और आप ये चाहते हैं कि कोई भी आपकी तरह चाय के ढाबे पे काम ना करे? देखिए चाय के ढाबे पे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, आपके उसके साथ साथ आपको एजुकेशन होनी चाहिए। अभी ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो वो या तो चने बेच रहे हैं या तो चाय बेच रहे हैं, क्या है क्योंकि जॉब ही नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो साथ साथ कोई हुनर भी सीखना चाहिए, सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करके आप फिर हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, जॉब तो मिलती नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसी। अर्शद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप आए और आपने हमारे शो को 4 चांद लगाए। इसी तरह से आप ग्रो होते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ख़वातीन आज़ाद अर्शद चाय वाला हमारे साथ मौजूद थे और आज की सुबह की सोच में हमने तमाम तर पहलुओं पे बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सुबह की सोच पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।